हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में जुटे हुए होंगे। तो चलिए, जैसे रोज की तरह आज भी क्लासेस है हमारी। आज हमारी क्या है, ईबीएस पेडागॉजी है। आज किसकी क्लास की है? आज हमारी यहाँ पर ईबीएस पेडागॉजी क्लास हम यहाँ पर लेने वाले हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। बहुत सारे साथी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मैम नंबर क्यों नहीं बता रही। तो टेक्निकल इशू, कल जन्माष्टमी यहाँ पर कुछ लोगों ने मनाया था, तो कुछ जगह आज भी मनाई जा रही है। तो इस वजह से थोड़ा जो भैया थे टेक्निकल वाले वो आ नहीं पाए थे, काम नहीं हो पाए थे कम्प्लीटली। और जिनका जो विनर थे लकी ड्रॉ में आए हैं, तो उनका पूरा हमको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, बातचीत हमारी नहीं हो पाई थी। तो इसी कारण से हम नहीं पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। कल आपको हम हर हालत में यहाँ पर सबका रिजल्ट बता देंगे। वैसे नाम आ चुका है, लेकिन हम कल ही पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस रहेगा उसके साथ हम आपको बताएंगे। एक अलग से वीडियो रहेगी, आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी, है ना। चलिए, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुशी होती है, बात मानती हूँ, लेकिन वैसे काफ़ी हद तक सभी साथियों को बहुत अच्छा आंसर रहा, बहुत स्कोर अच्छा रहा, है ना। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथियों की बहुत ज़्यादा तैयारी अच्छी चल रही है। और ये हर संडे को चलेगा, जो ये हमारा टेस्ट है हर संडे को रहेगा। तो आप कोशिश करते रहिए। हम नेक्स्ट संडे को, जो संडे आएगा इसमें हम हिंदी करेंगे, नेक्स्ट में हम ईवीएस से करेंगे, तो ऐसे चलता रहेगा, है ना। हर संडे को हम अपना यहाँ पर टेस्ट करेंगे और लकी ड्रॉ यहाँ पर चुने जाएंगे। चलिए, तो अपने चलते हैं सेशन की ओर। सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। सभी को भगवान श्री कृष्ण जी का सभी के ऊपर आशीर्वाद दें, ताकि नेक्स्ट जन्माष्टमी जब आए आप सभी की एक सरकारी सीट पक्की रहे, है ना। चलिए, मेरी यही शुभकामनाएं हैं, यही दुआएं हैं मेरी। तो आज हम यहाँ पर ईबीएस पेडागॉजी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, ये टेलीग्राम की लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस मिल सके। यहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करा जाते हैं। बहुत सारे साथियों का कहना रहता है कि मैम व्हाट्सएप पे ही बोलते हैं, व्हाट्सएप पे ही हमको पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो पीडीएफ हम प्रोवाइड करा सकते हैं, पर हर किसी को तो नहीं सेंड कर पा सकते, क्योंकि इतना तो अपन, है ना। क्योंकि टेलीग्राम किस लिए है, इसीलिए ना कि सभी आप, क्योंकि आप पुरानी भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, वहाँ से क्लासेस भी मिल जाएंगी वहाँ पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, है ना। तो आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। ये यूट्यूब का ये लिंक, ये यूट्यूब के भी चैनल है हमारा, यहाँ पर ओम शिव शक्ति क्लासेस से आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल पाएगा। नहीं तो क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, है ना। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो मिल जाएगा, और लाइक भी करके आपको यहाँ से जाना है। चलिए, तो जैसा कि मैं प्रतिबद्ध हूँ आपकी तैयारी को लेकर के, कि मैं आपकी तैयारी को हर संभव निःशुल्क शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करूंगी, और प्रतिबद्ध हूँ। तो आप भी प्रतिबद्ध हो जाइए अपनी तैयारी को लेकर के, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कीमती होता है। एक बार जो गया वो वापस कभी नहीं आता। आप सबको वैसे भी मालूम होगा, आप सब बड़े हैं, समझदार हैं, पर मेरा ये दायित्व है, फर्ज है, कर्तव्य है, इसलिए मैं बता रही हूँ। वैसे आप सब बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी, है ना, जान लीजिए कि समय बहुत कीमती होता है। एक बार गया तो जीवन में कभी वापस नहीं आता। आप सब कुछ वापस ला सकते हो, लेकिन समय कभी वापस नहीं ला सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैं प्रतिबद्ध हूँ, तो आप भी प्रतिबद्ध हो जाइए अपनी तैयारी को लेकर के। और यहाँ पर सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों में, सभी भाइयों में, क्योंकि उन्हें भी तो लाभ मिले ना। आप ईमानदारी से खुद भी सोचिए कि मैम यहाँ पर कितना मेहनत करती हैं, एक एक घंटे का सेशन लेती हैं। नहीं, मैं चाहती तो बाकी तो यूट्यूब पर मैं भी क्लासेस देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर आधे घंटे 15 मिनट यहाँ पर देखती हूँ क्लासेस रहती हैं, लेकिन मैं आपको पूरे 1 घंटे यहाँ पर सेशन देती हूँ, कि ताकि आपकी तैयारी हम थोड़ी देर से जुड़ पाए हैं, तो आपको बिल्कुल एहसास ना हो कि हम देर से जुड़े हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल पहले जैसे ही हो, है ना, सबका रिवीजन हो, और सारे सब्जेक्टों के साथ चल रही हूँ। मैं क्यों चल रही हूँ? आपका चाहती हूँ कि सब तैयारी बेहतर हो और सभी साथियों तक जाए। तो इस चीज़ को समझिए कि मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ। 1-1 घंटे का मैं सेशन डेली लेती हूँ यहाँ पर, तो मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है। इस चीज़ को समझिए और शेयर कीजिए सभी लोग, है ना। दिल पे हाथ रख के सभी कहिए क्या मैं शेयर करता हूँ या नहीं, तभी आपका दिल बताएगा और शेयर करने के लिए आप मजबूर हो जाओगे, है ना। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो आज हमारा जो ईबीएस हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ईबीएस की कितनी थीम होती हैं, है ना। थीम से रिलेटिव ही सब कुछ यहाँ पर ईबीएस में बताया जाता है। तो हमारी कितनी थीम है टोटल? यहाँ पर 6 थीम है हमारी, 6 थीम ईबीएस की है हमारी, है ना। तो पहली कौन सी? फैमिली एंड फ्रेंड्स है, सेकंड है फूड है, थर्ड है वाटर, फोर्थ है शेल्टर, फिफ्थ है यहाँ पर, फिफ्थ हमारा ट्रेवल है, 6 क्या है? थिंग्स बी मेक डू इट, है ना। मतलब हम चीज़ों को कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, ये हमारी 6 थीमें हैं। इन्हीं से क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर टेट एग्जाम में बनते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड से बनते हैं, रिश्तों के बारे में पूछ लेते हैं, है ना। फूड से बारे में पूछ लेते हैं, पोषण से संबंधित पूछ लेते हैं। और यहाँ से जैसे जितने भी क्वेश्चन भोजन से संबंधित बनते हैं, वो सब कुछ इसी थीम के तहत बनते हैं। ट्रेवल, यात्रा से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से यहीं से बनते हैं। शेल्टर, ये भी बनते हैं, पानी वाटर से बनते हैं, इससे भी बनते हैं। ट्रेवल से भी बनते हैं। थिंग्स बी मेक
डू से भी बनते हैं, है ना। चीज़ों को कैसे सोचते हैं, कैसे हम करते हैं, कैसे हम प्रतिक्रिया देते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन हर टेट एग्जाम में बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। प्राथमिक स्तर पर बालकों को समस्या से तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर बालकों को जो समस्या होती है, तो समस्याओं से कैसा, किस प्रकार की समस्या ज्यादा होती है, उनसे क्या तात्पर्य, उन समस्याओं से क्या तात्पर्य है। पहला है सैद्धांतिक ज्ञान होता है, दूसरा है सूर्य चंद्रमा की गति है, तीसरा है नवीन ज्ञान और व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, और चौथा है दिन रात का होना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब प्राथमिक स्तर पर बालकों को समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से तात्पर्य क्या होता है, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। वैसे तो आपको मालूम है कि प्राथमिक स्तर का जो बच्चा होता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैसे ऑब्जर्व करेगा, वो व्यवहारिक रूप से वो ऑब्जर्व करेगा, है ना तो वो सैद्धांतिक ज्ञान समझ पाएगा, ना दार्शनिक ज्ञान समझ पाएगा, ना तो आप ज्यादा तार्किक बताओगे तार्किक भी हो, क्योंकि उसकी अवस्थाएं नहीं है। जब वो अवस्थाएं उसकी आ जाएंगी तो वो चीजों को समझने लगेगा, है ना। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी में बताया गया है कि अवस्थाओं के अनुसार ही सारे संज्ञान जो होते हैं मनुष्य के, वो अपने आप विकास होने लगते हैं। तो यहाँ पर सैद्धांतिक ज्ञान भी नहीं होगा। सूर्य चंद्रमा की गतिविधि, क्योंकि कौन क्या किसका चक्कर लगाता है, ये सभी बच्चों को भी, बच्चा छोटा है प्राथमिक स्तर का, इसलिए वो नहीं। आप ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो प्राथमिक स्तर के हैं या उच्च प्राथमिक स्तर के हैं या माध्यमिक स्तर के हैं, हाई लेवल के हैं, क्वेश्चन किस टाइप के हैं, आपको उसी टाइप का आंसर देना है ना। नहीं तो सारे आंसर आपके रॉन्ग हो जाए, क्योंकि स्तर के अनुसार ही यहाँ पर जो ऑप्शन बनते हैं तो बनते हैं, है ना। तो सैद्धांतिक ज्ञान भी हमारा नहीं होगा, सूर्य चंद्रमा की गति भी हमारी नहीं होगी, क्योंकि बच्चा ही बहुत छोटा है, इसके बारे में तर्क वितर्क नहीं कर पाएगा। दिन रात का होना वो कॉमन सी चीज है, वो जानता है कि दिन रात यहाँ पर होता है। बात जब आएगी यहाँ पर समस्या तात्पर्य क्या होता है, जो प्राथमिक बच्चों में समस्या होती है, ज्यादातर होती है, वो जो तात्पर्य होता है वो कहाँ से होता है, व्यवहारिक होता है। मैं बता चुकी हूँ कि प्राथमिक स्तर पर ज्यादा किस रिलेटिव बच्चा रहता है, व्यवहारिक रूप से वो ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नवीन ज्ञान और व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को, नए नए ज्ञानों को, व्यवहारों को प्रस्तुति करता है, चीजों को सीखता है, और उसी से तात्पर्य समस्या यहाँ पर बताया गया है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य द्वारा, जो पर्यावरण का शिक्षण होता है तो उसके जो उद्देश्य होते हैं, पर्यावरण शिक्षण जो उद्देश्य होते हैं, उसके द्वारा हमको क्या क्या सहायता यहाँ पर मिलती है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि शिक्षण जो है अधिगम वातावरण निर्माण में सहायता मिलती है। जो पर्यावरण शिक्षण होता है वो अधिगम में वातावरण निर्माण करने में सहायता मिलती है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि बालक को यह ज्ञात हो जाता है कि उससे किन उद्देश्यों को ज्ञात करना है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि बालक को यह ज्ञात हो जाता है कि उससे किन उद्देश्यों को ज्ञात करना है ना। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता है कि उससे किन उद्देश्यों द्वारा पढ़ाना है। सही बात है, यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, क्योंकि अधिक जो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ये भी रहता है, उद्देश्य उसके द्वारा जो उद्देश्य होते हैं उसके द्वारा कहाँ कहाँ पर हमको सहायता मिलती है, वातावरण निर्माण में भी हमको सहायता मिलती है जो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य होता है ना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा इन्वायरमेंट, जैसे आपको कोई भी चीज़ पढ़ानी है, वातावरण से रिलेटेड कोई चीज़ बताए, जैसे पेड़ पौधों के बारे में बताना है, आपको पोषण से संबंधित बताना है, आपको पानी से संबंधित कोई भी चीज़ बतानी है, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को आपको जैसे पानी से संबंधित बताना है तो नदी नाले हो गए, इन सब एग्जाम्पल देके बताओगे कि आपने देखा होगा, है ना। मच्छर जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं, कहाँ पर पानी वाली बीमारी होती है, कहाँ पर डेंगू हो सकते हैं ना। ये सारी चीजें आप इन्वायरमेंट के तहत आप बच्चों को समझा सकते हो। तो ये आपका अधिगम कैसा, वातावरण निर्माण में सहायता मिलती है हमको पर्यावरण के द्वारा। बात आई सेकंड ऑप्शन की, बालकों को यह ज्ञात हो जाता है कि उसे किन उद्देश्यों को ज्ञात करना है। सही बात है, उसको मालूम हो जाता है कि जैसे चीज़ों को आपने क्या कहा, इन्वायरमेंट के तहत आपने कोई एग्जांपल दिया, एग्जांपल देने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि हाँ हमको कहाँ से कहाँ रिलेट करना है। अगर हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पेड़ पौधे पढ़ रहे हैं, तो हम पेड़ पौधे, हम जैसे हमको आपने बताया क्लासेस में कि पौधों से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। वो जाएंगे बाहर, पेड़ों से भी ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, तो आप बताओगे देखो बैठो आप यहाँ पर देखो, समझाओ, समझेंगे वो बच्चे, समझेंगे, है ना। आप चीज़ों को ले जाकर प्रत्यक्ष समझाएंगे तो वो समझेंगे। अब बात थर्ड ऑप्शन की जब आएगी, शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता है कि उन्हें किन उद्देश्यों द्वारा पढ़ाना है। उन्हें भी मालूम हो जाता है कि बच्चा कौन से स्तर का है, बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्या नेचुरल तरीके से पढ़ाया जाए, सैद्धांतिक तरीके से पढ़ाया जाए, या लॉजिकली तरीके से, कौन से स्तर का है बच्चा, तो उसी तरीके से बच्चे शिक्षक को भी मालूम हो जाता है बच्चे के तहत, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग शेयर करते रहिएगा और सही आंसर भी अपना करते रहिएगा, है ना। शेयर करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, अपने दायित्व की तरह आपको यहाँ पर निर्वहन करना है, जैसे मैम कर रही है वैसे आपको भी करना है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है यहाँ पर।
आपकी कक्षा में एक बालक अवांछित व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। कोई एक बच्चा है आपकी क्लास में जो अवांछित व्यवहार करता है, मतलब कि जो वांछनीय अशोभनीय हो, जो आपको अच्छा ना लगे, बच्चों के प्रति अच्छा ना हो, समाज के प्रति अच्छा ना हो, तो बच्चा ऐसा कुछ रिएक्ट कर रहा है क्लास में। जैसे आप पढ़ा रहे हो क्लास में, तो बच्चा क्या कर रहा है, बार बार मोबाइल का यूज कर रहा है, बार बार मोबाइल निकाल रहा है, फ्रेंडों से बातचीत कर रहा है। आप पढ़ा रहे हो लेकिन वो कोई दूसरा काम कर रहा है, तो ये कैसा अवांछित व्यवहार कर रहा है, ये सही नहीं है। जबकि पढ़ा रहे हो तो बच्चे को ध्यान से आपकी तरफ ही देखना चाहिए, बुक की तरफ देखना चाहिए। तो ये सब नहीं करना, वो कोई दूसरा ही एक्टिविटी अपने आप में कर रहा है। तो इस वक्त अगर आप देख रहे हो कि बच्चा कोई एक बच्चा है जो इस प्रकार कर रहा है, तो उस बच्चे के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो बताइए कि यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। पहला होगा कि आप कक्षा में आप पीछे बिठा देंगे उसे। क्या पीछे बिठा देंगे तो पीछे बिठाने से आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा, आप तो बिल्कुल भी देख भी नहीं पाओगे बच्चा क्या कर रहा है पीछे से, तो और भी वो बिगड़ता जाएगा धीरे धीरे। तो ये भी नहीं होगा हमारा। बालक को दंडित करेंगे। दंडित करना 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार बिल्कुल यहाँ पर वर्जित है, आपको ये नहीं करना है ना। वैसे भी नहीं भी होता एनसीएफ 2005, तो पिटाई करने से कभी किसी को नॉलेज नहीं मिला आज तक, है ना। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है। बात होती है थर्ड ऑप्शन की, अभिभावक से शिकायत करेंगे। आप पेरेंट्स से कितनी भी शिकायत कर भी लेंगे तो क्या पेरेंट्स आपके पास थोड़ी ना स्कूल में आके टीचर बन जाएंगे? पढ़ाना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो आपको ही देखना पड़ेगा बच्चा किस हिसाब से चल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है बच्चे की, क्यों एक्टिविटी कर रहा है, क्या मेरी शिक्षण विधियाँ अच्छी नहीं है, या मैं खुद जब पढ़ा रहा हूँ कंटेंट क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है, या जो भी हो रीजन क्या है, क्यों ऐसा एक्टिविटी कर रहा है। क्योंकि अगर बच्चे का एक बार मन लग गया क्लास में, तो चाहे आप 1 नहीं 2 घंटे लेक्चर दे दो, बच्चा कभी उबता नहीं है मन से, है ना। अब अगर ऊब जाता तो कहीं ना कहीं शिक्षण विधियां होती हैं, जो कंटेंट होता है, जो बोर होने लगता है बच्चा, उसी से वो छोड़ता नहीं। तो ऐसे बच्चे कोई भी हो, कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगता है तो व्यक्ति देखने के मन करता है, लेकिन जो मतलब पसंद ही नहीं है, अब बोर हुए जा रहा है बच्चा, तो वो चीज़ नहीं देखेगा वो व्यक्ति, है ना। तो ये भी हो जाएगा। ये तो बड़ों पर भी लागू होता है कि अगर चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वो काम नहीं करेगा वो व्यक्ति। बात करेंगे अपने फोर्थ ऑप्शन की जब हम, तो व्यवहार का कारण जानकर उचित परामर्श प्रदान करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चा इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, आप व्यवहार को जानोगे कि आखिर ये रिएक्ट क्यों कर रहा है, उसी के तहत आप क्या करोगे, उसका उचित परामर्श, उसको निदानात्मक के रूप में उसको उपचार करोगे, है ना। पहले निदानात्मक करोगे, मतलब उसका कमियां ढूंढोगे, उसका व्यवहार देखोगे कि आखिर क्यों कर रहा है इस तरह। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उचित परामर्श उसको दोगे कि बेटा ऐसा से ऐसा किया जाता है ना। उसके अनुसार फिर आप बच्चे को देखेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज हम क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। आपकी कक्षा का एक बालक, क्या है, आपकी कक्षा का एक बालक पूर्वानुमान व परिकल्पना का निर्माण करके निष्कर्ष का प्रस्तुतीकरण कर रहा है। आपकी कक्षा कोई एक बालक है जो पूर्वानुमान, पहले से कोई ना कोई चीज को अनुमान लगाता है, परिकल्पना करता है, सोचता है उसके बारे में, उसको सोचने के बाद उसका निर्माण करता है, उसका निष्कर्ष निकालता है, अब फिर उस चीज को क्या करता है, प्रस्तुतीकरण कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। तो आप बालक का आकलन किस प्रकार से करेंगे, इस तरह की बालक का आकलन आप किस तरह से करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वर्गीकरण, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है सहभागिता, या तीसरा कह रहा है विश्लेषण, चौथा कह रहा है अवलोकन। क्या करेंगे अगर बच्चा कोई पूर्वानुमान, कोई ना कोई पूर्व जैसे उसको जानकारी थी, उसके अनुसार उसने कोई कार्य किया है, उसी के बारे में निर्माण किया, मतलब कोई चीज जानता था, उसी के बारे में कोई कार्य किया, कार्य को आगे बढ़ाया, निर्माण किया, उसका निष्कर्ष निकाला कि इसका राइट ऑप्शन जो ऐसा होगा, फिर उस चीज को वह कहीं ना कहीं प्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार के बालक का आकलन करने के लिए, इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है बालक, तो उसका आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे, उस शब्द को क्या कहेंगे जब आप उसका आकलन करेंगे, या बच्चा इस तरह कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उस आप एक्टिविटी को क्या नाम देंगे। क्या वर्गीकरण कर रहा है बच्चा यहाँ पर, या सहभागिता कर रहा है, या विश्लेषण कर रहा है, या अवलोकन कर रहा है, क्या कर रहा है बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विश्लेषण हो जाएगा। बच्चा क्या कर रहा है, विश्लेषित कर रहा है, चीजों को देख कर समझ करके उस यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर क्या है, एनसीएफ 2005 ने जो हमको समझाया है, तो इसलिए मैं रिवीजन के तौर पे आपको बीच में रखी हूँ ताकि आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओ, समझ पाओ। तो चलिए देखते हैं कि एनसीएफ 2005 हमारा यहाँ पर क्या कहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचीला। उन्होंने क्या कहा है एनसीएफ 2005 ने कि बच्चे को जो आप जो भी नॉलेज दिला, लचीला हो, बहुत कठोर नहीं, की उम्र इसकी छोटी है और आपने चीज़ों को बहुत कठोर ला कर रख दिया, मतलब चीज़ों को आप नरम, जैसे यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए, है ना। मतलब कोई ना कोई ऐसी बात है तो आप उसको चीज़ों को तोड़िए, फ्लेक्सिबल कीजिए, लचीला कीजिए, नरम कीजिए, चीज़ों को उसे पेश कीजिए, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बताया गया है। फिर सेकंड क्या बताया गया है, एक्सटर्नल वर्ल्ड, चीज़ों को आप बाहर दुनिया से जोड़िए, रियल लाइफ से जोड़िए, है ना। चीज़ों को आप जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हो क्लास में, तो रियल लाइफ से जोड़िए, बाहर दुनिया से जोड़िए, तो बच्चा और भी जल्दी ऑब्जर्व करेगा।
जब थर्ड यहाँ पर क्या बात हो गई है कि यहाँ पर ऑल राउंड डेवलपमेंट, एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या था, तीसरा पॉइंट क्या था उनका कि बच्चे का सर्वांगीण विकास पर हमको ध्यान देना है, यानी कि हमको बच्चे को एक पक्ष में ले जाना है। मैं इसलिए एनसीएफ 2005 के इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आई हूँ क्योंकि ये जरूरी था। हमारे ईवीएस थीम में हर क्वेश्चन बनते हैं कि आखिर एनसीएफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो चुका है CDP में, तो आप नहीं देखें तो अब तक नहीं देखें, देख लीजिए, प्लेलिस्ट में क्लास प्रोवाइड करा दी गई है ना। ये ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास यहाँ पर महत्व दिया गया है। रिमूव प्रोवर्ट लर्निंग, यहाँ पर रटन प्रणाली से मुक्त करने की बात की गई है कि आपको रटाना नहीं, चीज़ों को समझाना है कि कहीं ना कहीं से आपको इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके आपको बताना है ना। ये हो गई डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक विकास का भला सोचे, है ना। यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ अपने अपने बारे में सोचे, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र, लोगों का भी वहाँ पर तंत्र हो, ऐसा विकास हो, ऐसी वो भावना रखें, तो ऐसा बच्चे को कनेक्ट करके हमको रखना है। ये आपके 5 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। हर टेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। निम्न में से कौन सा पर्यावरण शिक्षण की आवश्यकता नहीं है? निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की आवश्यकता कौन इनमें से ऑप्शन में से नहीं? बताइए, पर्यावरण शिक्षण की आवश्यकता इनमें से कौन सी नहीं है? क्या पहला ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण को वर्तमान समय में बुनियादी शिक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता है? पर्यावरण को वर्तमान समय बुनियादी शिक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्या ये होगा? सेकंड ऑफ पर्यावरण शिक्षण की आवश्यकता नहीं की बात की गई, किसकी बात की गई? नहीं की बात की गई है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको नहीं की बात हो रही है। सेकंड ऑप्शन क्या कर रही है? विविध विषयों को सैद्धांतिक ज्ञान को समझने के लिए आवश्यक है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि पर्यावरण संबंधित विविध आयामों को जानने हेतु एवं पर्यावरण शिक्षण को अनिवार्य माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है आपका यहाँ पर? फोर्थ ऑप्शन है कि इससे सामाजिक एवं बहुसांस्कृतिक समझ विकसित होती है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह विविध विषयों का सैद्धांतिक की बात यहाँ पर नहीं होगी। पर्यावरण जो शिक्षण है हमारा, बच्चों को प्राथमिक स्तर का बच्चा है, ईवीएस पढ़ रहा है वो, तो यहाँ पर उसको सैद्धांतिक अभिज्ञान को हमको नहीं समझाना है। उसको आवश्यक नहीं है कि विषयों को हम सैद्धांतिक रूप से पेश करें या सैद्धांतिक सब्जेक्टों को वहाँ पर पेश करें। हाँ, बात इसकी जब हो रही पर्यावरण को वर्तमान से बुनियादी शिक्षा के रूप में, सही बात है, बच्चों को मातृभाषा के रूप में बुनियादी शिक्षा जो बेसिक है उसकी, इस टाइप से उसको हम कनेक्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं इस चीज़ को। बात हमारी जब आएगी थर्ड ऑप्शन की, पर्यावरण संबंधी विविध आयामों को जानने में तो पर्यावरण शिक्षण अनिवार्य माना गया, ये भी सही। उसके जो आयाम हैं, जो भी बाकी पार्ट है ईवीएस के, है ना, जैसे सोशल साइंस है, इन सबको कनेक्ट कर दिया ईवीएस में। कुछ पार्ट को उन्होंने क्या किया है, सारे को एकीकृत कर दिया है, ये हो गया। फोर्थ ऑप्शन, इससे सामाजिक और बहुसांस्कृतिक समझ विकसित होती है। इससे सांस्कृतिक आपको बहुत सारी भाषाओं का, सामाजिक भाषाओं का, सामाजिक संस्कृति का भी आपको यहाँ पर विकास होता है, क्योंकि बहुत सारी एकीकृत, ईवीएस कैसा एकीकृत है, एक में ही सब कुछ इंक्लूड करा दिया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट आपको नहीं लगाया कि ईवीएस में क्या है, जैसे सारी सब्जेक्टों को एक साथ एकीकृत किया गया। अब आपको ऐसा नहीं मिला कि आपको ज्योग्राफी अलग पढ़नी है, सोशल साइंस अलग पढ़नी है, साइंस आपको अलग पढ़नी, नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें एकीकृत का है कि एक में ही समाहित यहाँ पर किया गया है, थोड़ा थोड़ा सभी पार्टों को एक के साथ ईवीएस में ही कनेक्ट कर दिया गया है। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आप लोग शेयर करके आइए, सभी फ्रेंड्स ईमानदारी से शेयर करके आए। बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जब बालक क्या कर रहा है, पशु पक्षियों को देख करके उनकी ओर आकृष्ट होता है, मतलब कि अगर वो गाय बछड़ा देख रहा है तो क्या कर रहा है, बार बार जाने की बात करता है, देखने की बात करता है, उनको छूने की बात करता है, आकृष्ट होता है, आकर्षित होता है, उन्हें अच्छे लगते हैं। तब उनके परस्पर संबंधों को परिचित कराना क्या कहलाता है? बच्चा इस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, उसी समय आप क्या करो, इनके संबंधों को, जैसे वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है पशु पक्षियों से या पशु से या पक्षियों से, किसी से भी वो कनेक्ट होने की कोशिश करता है, आकृष्ट होता है उस पर, तो उनके संबंधों को परिचित कराना क्या कहलाएगा? अगर आप उन्हीं चीज़ों को क्या परिचित करा दिए उनसे कि ये पशु है, ये पक्षी है, बताया, समझाया कि इनसे क्या, ये कहाँ फायदे होते हैं, कहाँ इनके नुकसान होते हैं ना, सब चीज़ आपने बताई, उनकी विशेषताएं बताई, सब कुछ बताया। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? क्या पहला ऑप्शन है वातावरण के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं आप, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारिक शिक्षा दे रहे हैं आप, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सामाजिक शिक्षा, या फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बहुत सारे साथियों को कहना था कि मैम आप बहुत स्पीड से पढ़ाती हैं, तो थोड़ा मैं आज स्लो पढ़ा रही हूँ। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी तो कमेंट कीजिएगा, है ना, बताइएगा।
ध्यान रखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो बात करते हैं अपने राइट ऑप्शन की। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट, है ना। क्योंकि जब यहाँ पर कनेक्ट वो बच्चा स्वयं हो रहा है, उसके बाद आपने ही क्या किया, इतना तो स्वयं हो रहा है, उसके बाद आपने उसे क्या किया और भी कनेक्ट कराया, परिचित कराया कि कैसे होते हैं पशु, ये पक्षी है, ये कौन सा पक्षी है, ये कौन सा पशु है। तो आपने क्या किया, वातावरण से मतलब ये आपको इन्वायरमेंट में मिले पशु पक्षी, है ना। व्यवहारिक शिक्षा भी एक तरह से आपको कहलाई और आपका कंटेंट भी कहलाया। सामाजिक शिक्षा, सोशल भी उनमें विकास होता है ना। पशु पक्षियों के बारे में बताएंगे कि इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वो भी हमारी तरह एक प्राणी है, प्राणी नहीं माना जाए तो पशु पक्षी है ना, मतलब उनमें भी जीव है, वो भी ईश्वर के बनाए हुए हैं, है ना। सभी एक समान हैं, सभी एक समय के लिए, निर्धारित समय के लिए इस जगत में आते हैं और सभी एक निर्धारित समय में इस संसार से विदा ले लेते हैं अपने आप में, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाना है तो प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किसके माध्यम से आप प्रभाव, ऐसी कौन सी तरीका है यहाँ पर जिससे आप बच्चों को कनेक्ट कर सकते हो, किससे? पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कहानियों के द्वारा आप कनेक्ट करा सकते हो बच्चे को सीखने में। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। क्या होगा राइट ऑप्शन? आंसर कीजिए सभी लोग। क्या होगा राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर? कहानियां होगा। क्यों होगा? रीजन क्या है इसका? क्या रीजन बताइए? क्योंकि किससे कहानियों से बच्चे ज़्यादा आसानी समझ पाते हैं, उनको मोरल भी, सोशल भी, कल्चरल भी, उनको सब कुछ वहाँ पर नॉलेज होता है, डेवलपमेंट होता है, उनमें डेवलप होता है, तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं, है ना। क्योंकि आप चीज़ों को कनेक्ट कराओगे तो कनेक्ट करके बच्चा और भी जल्दी सीखेगा। पर यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्याख्याओं की बात की गई है, यहाँ पर अवधारणाओं की बात की गई है। अब बच्चा अभी ईवीएस से छोटा है बच्चा, हमको ना तो उनको अवधारणा बताना है, ना ही हमको व्याख्या करके बताना है। व्याख्या करके वो नहीं समझ पाएंगे कि आपकी 2-2 घंटे के 3-3 घंटे का लेक्चर वो समझ पाए। व्याख्या आप करते रहो, बच्चे ऊब जाएंगे, है ना। ये हुआ। फिर प्रभावशाली व्याख्या, ऐसी कोई व्याख्या की बात एनसीएफ में नहीं की है कि आप प्रभावशाली बताओ, है ना। तो ये ऐसा भी नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करता है? पहला ऑप्शन क्या है कि विषयगत दृष्टिकोण है, दूसरा है तकनीकी शब्दों से परिचय है, तीसरा क्या है प्रयोग करना है, चौथा क्या है बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ संबंध। बताइए क्या है वो इसका राइट ऑप्शन? तो ये जो एनसीएफ 2005 है वो तकनीकी शब्दों से परिचय होने की बात नहीं की गई है कि आप बच्चों को क्या कह रहे हैं टेक्निकल वर्ड सिखाइए। हाँ, ऑब्जर्व करने की बात की गई, एक्सपेरिमेंट करने की बात की गई, यहाँ पर प्रयोग करने की। विषय के दृष्टिकोण एक ही के उन्होंने बताया, इंटीग्रेटेड यहाँ पर सब्जेक्ट को किया है। और यहाँ पर फोर्थ भी किया कि बच्चों के अनुभव, जो यहाँ पर रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए, बच्चे जो आसपास भी जानते हो, सीखते हो, देखे हो, उन्हीं के संदर्भ में क्या कीजिए, बीच में आप संबंध बनाइए, तो चीज़ों को बच्चे और भी आसानी से बातचीत वहाँ पर समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रस्तावित नहीं करता है ईवीएस 2005 एनसीएफ नहीं करता, तो किससे नहीं कर रहा है वो? तकनीकी शब्दों से परिचय होने की बात यहाँ पर नहीं की गई, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण शिक्षण क्या है? पर्यावरण शिक्षण क्या है? ईवीएस क्या है बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एकीकृत लचीली क्रिया आधारित तथा आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। ईवीएस जो पर्यावरण शिक्षण है किस प्रकार का होना चाहिए? क्या एकीकृत इंटीग्रेटेड होना चाहिए, या लचीली होनी चाहिए, क्रिया आधारित होनी चाहिए, आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए? सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि यह व्यक्ति को पर्यावरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करती है, ईवीएस जो होती है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर कि पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित ज्ञान तथा मूल्यों के विकास से अवगत कराती है। जो ईवीएस होती है पर्यावरण संबंधित समस्याएं से संबंधित ज्ञान और मूल्यों को विकास से अवगत कराती है ईवीएस। तो क्या क्या यहाँ पर आपको विकास मिलता है ईवीएस से? बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। ईवीएस हमको क्या कराती है? एकीकृत इंटीग्रेट भी हो, सारी सब्जेक्ट एक साथ हमको बताती है, लचीली भी है हमारी ईवीएस, है ना, आवश्यकता अनुसार भी वो हमको समझाती है। या व्यक्ति को पर्यावरण पर नियंत्रण रखने की, हाँ आपको क्या करना है, पर्यावरण पर क्या आपके प्रभाव हैं, क्या दुष्प्रभाव, क्या करने से आपके प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या नहीं करने से, जैसे पॉलीथीन, यहाँ पर प्लास्टिक की पॉलीथीन जलाने से, क्या क्या यहाँ पर बाहर फेंकने से गाय भी खा सकते हैं, बैल भी खा सकते हैं, तो उससे उनको हानिकारक प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या
सब सारी चीजें हमको ईवीएस, जब ये सारी चीजें बता रहे मतलब कहीं ना कहीं हमारा कंटेंट कहाँ से रिलेटिव है, ईवीएस पर्यावरण से रिलेटिव ये सब कुछ है ना। पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित ज्ञान, जो समस्याएं हैं पर्यावरणीय उन सब भी हमको रिलेट हमको करके हमको ईवीएस बताता है। क्या मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, ये हमको ईवीएस से भी मालूम होता है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, कि प्रश्न करना संकेतक का उदाहरण नहीं है। बच्चा कोई प्रश्न कर रहा है तो संकेत का उदाहरण नहीं है, प्रश्न करने का उदाहरण नहीं। इनमें से कौन सा नहीं है कि बच्चा प्रश्न कर रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमको संकेत मिल रहा है कि बच्चा यहाँ पर प्रश्न नहीं कर रहा है ना। नहीं पे आप फोकस कीजिएगा, देखिए कि नहीं की बात इनमें से कौन से ऑप्शन में नहीं की गई है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पहला ऑप्शन है नवजात शिशु सिर्फ दूध ही क्यों पीता है। सेकंड है वर्ग विभेदता के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा है कौन से फूल एक मिट्टी से उगेंगे, या अगर ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगी। बताइए यहाँ पर प्रश्न जो हो रहा है, प्रश्न करने से संकेतक उदाहरण नहीं है, बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बात जब प्रश्न करने की हो, है ना, तो कहाँ प्रश्न करने की हो, जांच पड़ताल की हो, चर्चा करने की हो, अन्वेषण करने की हो, खोजबीन की हो, तो बच्चा कहीं ना कहीं एक्टिव है, वहाँ पर लर्निंग कैसी हो रही, एक्टिव हो रही है ना। तो यहाँ पर एक्टिव लर्निंग की बात की गई है, सक्रिय अधिगम की बात की गई है। बच्चा एक्टिव होना चाहिए क्लासेस में, करके सीखे हो चीजों को। तो बताइए क्या होगा इसका नहीं की बात जो की गई है। तो देखिए मैम को कितनी मेहनत लगती है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है ना, आवाज़ निकालने में मेहनत लगती है ना, जैसे आप लोगों को शेयर करने में मेहनत लगती है। चलिए तो उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है, तो मजाक था, सीरियस मत लीजिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बात यह है कि यहाँ पर प्रश्न करना संकेतक का उदाहरण नहीं की बात कर रहा है, ये नहीं की बात कर रहा है ना। तो वर्ग विभेदता के प्रति संवेदनशीलता, बात कब आए संवेदनशीलता की प्रति संवेदनशीलता, नहीं वर्ग विभेदता यहाँ पर नहीं हो रहा। नवजात शिशु यहाँ पर देख लीजिए बाकी ऑप्शन क्यों होंगे, क्योंकि नवजात शिशु सिर्फ दूध ही क्यों पीता है, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब क्या है, प्रश्न करने की बात की गई है। आपका कैसा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। वर्ग विभेदता के प्रति संवेदनशीलता, इनमें ऐसा कोई आपसे प्रश्न करने की बात नहीं की गई है। वर्ग विभेदता पर संवेदनशीलता कोई सेंटेंस है ना। थर्ड ऑप्शन की बात करें, कौन से फूल, यहाँ पर कब, कौन, कैसे, कौन, तो ये भी आपसे प्रश्न हो रहा है। अगर ज्यादा बारिश होती तो क्या होता, यहाँ पर क्या भी हो रहा। तो ये भी तीनों ऑप्शन आपके कैसे हैं, प्रश्नवाचक हैं। आपका है कौन सा नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं है ना। क्या बात की, वर्ग विभेदता के प्रति संवेदनशीलता की बात की गई है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक शिक्षण के दौरान उत्पन्न समस्या के कारणों को पता लगाता है। एक कोई शिक्षक है, पढ़ा रहा है क्लास में, उसके समय कोई समस्या उत्पन्न होती है, उन्हें समस्याओं को वो कारणों को पता लगा कि ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं। तो शिक्षक का यह कार्य कहलाएगा। तो यह क्या कर रहा है, अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रही हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे के प्रति या किसी कोई भी एक्टिविटी के प्रति अगर समस्या उत्पन्न होती है, तो टीचर अगर कर रहे हैं कि कारणों को पता लगा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर क्या निर्देशन कर रहे हैं, या समस्या का उत्पन्न कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं, या परामर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बताइए आंसर कीजिए। आपकी समस्या क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो जब कोई चीज कार्य करते हैं और कार्य में कोई कमी आती है, त्रुटि आती है, तो उसका जब हम पता लगाते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्यों, तो वो क्या करते हैं, हम निदानात्मक करते हैं। वहां पर क्या हो रहा है, निदान हो रहा है। अब निदान के बाद हम जब हमने कारण का पता लगा लिया है, तो उसका हम जब उपचार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि आखिर जो कारण क्या था, जब वो कारण हमने देख लिया, अब उस चीज को प्रोसेस को कंप्लीट करने की, इस कारण को खत्म करना है ना, हमको ये चीज कंप्लीट करनी है, इसको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे, उपचारात्मक। लेकिन यहाँ पर कारणों का अभी पता लगाने की बात हो रही है, तो निदानात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलिए खांसी आ रही तो डरिएगा मत, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबकी कृपा से, भगवान की कृपा से, है ना। अभी दुआएं सबकी काम कर रही हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी खांसी थी, डरिए, क्योंकि आजकल थोड़ी सी खांसी आई कि लोग डर जाते हैं। तो आप सबको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं स्वस्थ हूँ और आप सबको पढ़ाऊंगी, आपकी तैयारी बेहतर यहाँ पर करानी है मेरे को, है ना। चलिए तो ईश्वर करे सभी पर रक्षा करे भगवान।
बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ईबीएस में शिक्षकों को बच्चों का खुद का आकलन करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ईबीएस में शिक्षकों को बच्चों का स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करना चाहिए कि बच्चे भी तो सीखे स्वयं में। जैसे मैंने टेस्ट लिया तो मैं आपको खुद का सीखने का यहाँ पर अवसर मिला है ना, कि मेरे कितने नंबर आए, आपको खुद भले मैंने नहीं बताया कि आपके कितने नंबर आए, लेकिन आप सबको मालूम होगा कि मेरे कितने नंबर, क्योंकि आंसर तो आप सभी ने किया है ना। आंसर क्या, मैं आपको आंसर भी बताएं तो आपको तो मालूम हो चुका होगा कितने नंबर आए हैं। तो आपने जो स्वयं का आकलन किया है तो आपने क्या किया है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, सीखने के लिए आपने आकलन किया है, या सीखने का आकलन किया है, या सीखने के बाद आकलन किया है, या सीखने के रूप में आकलन किया है, क्या किया है बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो जब आप स्वयं ही कोई आकलन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, सीखने के रूप में आकलन। आप सीख भी रहे हो, मतलब आपने टेस्ट भी दे रखा साथ में, और साथ साथ आप आकलन भी कर रहे हैं। कुछ जैसे आपके साथी कितने कर रहे, मैं राइट ऑप्शन बता रही थी तो आप सीख भी रहे थे, आंसर भी कर रहे थे, साथों साथ आप आकलन भी कर रहे थे कि मैम क्या बता रही है, अब क्या मैं जो मैम बता रही हूँ मेरा राइट है या रॉन्ग है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, है ना। क्योंकि सीखने के लिए आकलन, अगर कोई बच्चा सीखने, जैसे आप टेस्ट होता है कोई भी, जैसे आपको टीचिंग में यहाँ पर आपको लिया जा रहा है, उसके पहले आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो सीखने के लिए आकलन मतलब आपको पढ़ाने के लिए आकलन लिया जा रहा है, पहले ही टेस्ट किया जा रहा है। अब सीखने का आकलन, अगर आपने टेस्ट पढ़ा चुका है, जैसे मैं कल टेस्ट लिया आपका, तो मैं क्या कर रही थी, सीखने का आकलन कर रही थी। जो मंडे को कर रही थी, मैं क्या कर रही थी, आपके साथ सीखने का आकलन कर रही थी। लेकिन जो आप टेस्ट दे रहे थे, आप जो आकलन कर रहे थे अपना, आप क्या कर रहे थे, वो सीखने के रूप में आकलन आप कर रहे थे। अब सीखने के बाद आकलन कब होगा, जब आपका लास्ट एग्जाम होता है, 10th 12th जब भी आपका होता है, था आपका या होता है लास्ट आपका उसमें मंथ में, तो वो क्या होता है, सीखने के बाद आपने सारी चीज़ों को सीख लिया है। लास्ट जो असेसमेंट आपका होता है, योगात्मक असेसमेंट जो होता है, वो क्या होता है, जैसे रचनात्मक तो आपके चलते हैं 4 बार आपके ईयर में होते हैं, लेकिन योगात्मक क्या होता है आपका लास्ट होता है, आपके पूरे क्लासेस के लास्ट में होता है। तो सीखने के बाद आपने जो सारी चीज़ों को सीख लिया है, उसके बाद आपका आकलन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि बात यहाँ पर स्व मूल्यांकन के स्वयं के मूल्यांकन की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इससे क्वेश्चन हर टेट एग्जाम में बनते हैं, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को, बहुत ही मैंने प्रैक्टिकली बताया है, ओरली बताया ताकि चीज़ों को आप समझ पाओ, है ना। मैं भी चाहती हूँ कि अगर चाहूँ कि आपकी यहाँ पर एक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड ऐसे करके निकल सकती हूँ, है ना। देखती हूँ कि यूट्यूब पर ज़्यादा क्लासेस आपको मिनट नहीं मिलती है ना, कितनी मिले, आधे घंटे की मिलेंगी या 20 मिनट की, 25 मिनट की, इतनी आपको क्लास मिले, लेकिन मैं आपको 1 घंटे डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस दे रही हूँ, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें आपको मिले, है ना। मेहनत जरूर लग जाती है, लेकिन हाँ मेहनत मुझे लगती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे साथी अगर निकल गए तो कल को मुझे ही यहाँ पर आशीर्वाद दुआ मिलेगी, जो भी आप कहिए, है ना। तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, है ना। दुआएं लगेंगी कि मैम ने पढ़ाया तो सिलेक्शन हो गया हमारा, हम आप सबका हो जाए, मैं तो यही दुआ करती हूँ और इसी कोशिश में लगी हूँ, प्रतिबद्ध भी हूँ, है ना। डेली आपको अपना संदेश दिखाती हूँ, क्या है मेरा संदेश। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर तो देखिए, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे कर सकती है। बच्चा कोई ऐसे अपने आप में परेशान है, तो अब कोई एक्टिविटी सही नहीं कर रहा है, या बार बार बच्चों को दोस्तों में लड़ाई झगड़ा करना, मतलब खुद में वो परेशान, तनाव है, चिंतित है वो, तो आप बच्चे की पहचान कैसे कर सकते हो कि ये तो बच्चा तनावग्रस्त है, ये नॉर्मल बच्चा है, या प्रतिभाशाली है। कैसे पहचान करोगे, पहला है आक्रामक व्यवहार से देख करके, या सेकंड है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता करके, या बहुत बात करता हो बच्चा तो आप समझ जाओगे तनावग्रस्त है, या बहुत पढ़ाई में एकाग्र हो तब आप समझ जाओगे, या इनमें से सभी। बताइए, आंसर कीजिए, बहुत ईजी से क्वेश्चन है और हर टेट एग्जाम में भी बनता है, ईजी भी इतना नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो। आक्रामक व्यवहार की बात यहाँ पर की गई, क्योंकि बच्चे तनावग्रस्त, यहाँ पर आक्रामक कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा वो, तो अब बच्चे के पास, क्योंकि उद्दंड क्लास में क्या रहा है, उद्दंड यहाँ पर मचा रहा है, बच्चा ज़्यादा शोर मचा रहा है, बातचीत ज़्यादा कर रहा है क्लास के दौरान, तो आक्रामक व्यवहार, उसका तनावग्रस्त समझ जाओगे कहीं ना कहीं बच्चा अपने से ही परेशान है, तो यह क्या हुआ, आक्रामक व्यवहार एक तरह से, है ना। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता है, तो आप ये नहीं कहोगे कि वो क्या है, तनावग्रस्त बच्चा है। बहुत बात करता है, तब भी आप उसको नहीं कह सकते तनावग्रस्त बच्चा है, इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित द्वारा पेश किया गया था। जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है, दृष्टिकोण है, निम्नलिखित द्वारा पेश, किनके द्वारा यहाँ पर मनोविश्लेषण सिद्धांत या मनोविश्लेषण सिद्धांत की ये जनक किसको कहे जाते हैं, बताइए, आंसर कीजिए। प्यास बहुत ज्यादा लग रही है आज मुझे, आंसर कीजिए सभी लोग।
बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या यूंग द्वारा होगा, या थॉर्नडाइक द्वारा होगा, या फ्रायड द्वारा होगा, या इनमें से सभी? बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये टेट एग्जाम में बनते हैं हर बार। तो ये किससे है? ये फ्रायड जी की थ्योरी से, क्योंकि फ्रायड जी को मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक भी कहा जाता है ना। मनोविश्लेषणवादी भी इनको कहा जाता है। किसको? फ्रायड जी को कहा जाता है ना। इन्होंने मन के बारे में 3 प्रकार के बताया है, व्यवहार के बारे में बताया है, यहाँ पर सब कुछ के बारे में इन्होंने बताया है, इदिगम भी बताया है। तो सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि बच्चा किस तरह का इनका मन होता है, किस तरह की इनका व्यवहार होता है ना। इनकी इस अवस्थाएं इन्होंने सब कुछ बताई। चेतन मन के बारे में बताया है, अचेतन मन बताया, अर्धचेतन बताया, ईद ईगो के बारे में इन्होंने बात की है। तो फ्रायड जी की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में क्लासेस डली हुई हैं, उनको देख सकते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है फ्रायड जी की, सिगमंड फ्रायड जी की। हर टेट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है ना। इन्होंने चेतन मन के बारे में बताया, ईद ईगो के बारे में बताया कि जो ईद होता है वो किसी का नहीं सुनता, वो बस अपनी खुशियां देखता है। ईगो जो होता है वो सुपर ईगो और ईद को दोनों को मेंटेन करता है। जो ईगो होता है वो दोनों को, यहाँ पर किसकी बात की गई है? ईगो में ईगो को बताया गया है कि वो ब्रिज की तरह पुल का काम कर। ये आपका ईद हो गया, ये आपका सुपर ईगो होगा, ये आपका ईगो हो गया, है ना। तो जो ईगो होता है वो आपका काम करता है, दोनों को मेंटेन करता है, पुल का काम करता है, इन दोनों को मेंटेन करता है ना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे। मधुबनी चित्रों में क्या है क्वेश्चन? मधुबनी चित्रों में निम्न में से किस चीज का उपयोग चित्रों को सुंदरता प्रदान करने के लिए किया जाता है? मधुबनी कोई चित्र है, तो ये इनमें से किस चीज का उपयोग किया, मधुबनी चित्रों में किस चीज को प्रदान किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिनमें उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है? तो ये मधुबनी क्या है? यहाँ पर चित्र का नाम क्या है? ये गाँव का भी नाम है। मधुबनी कहाँ है? ये बिहार में है, बिहार के अंतर्गत ये है मधुबनी, है ना। तो यहाँ पर एक चित्र बनाया जाता है जो बहुत ही आकर्षक रहता है, सुंदर रहता है। तो वो जो चित्र बनता है तो उसका जो आकर्षक बनाने के लिए, यहाँ पर सुंदर बनाने के लिए उस चित्र को कौन सा यहाँ पर चीज़ों का उपयोग किया जाता है? क्या चांदी की धूल का उपयोग किया जाता है, या चावल के आटे का लेप का उपयोग किया जाता है, या पौधों द्वारा प्राप्त गोंद का, या सोने की धूल का? बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। आप सभी बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन इसका। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चावल के आटे का लेप यहाँ पर यूज किया जाता है। मधुबनी के जो चित्र होते हैं वहाँ पर रंगीन, वहाँ पर त्योहारों पर, जब किसी की बर्थडे पार्टी होती है, कोई त्योहार होता है, तो वहाँ पर इन चित्रों का उपयोग किया जाता है। त्योहार हो, शादी ब्याह हो, इन सभी में मधुबनी का चित्रों का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग होती है, तो सर्च कर लीजिएगा मधुबनी के बारे में, तो आपको डिटेल में मिल जाएगी। वैसे हम एनसीईआरटी के जब हम कॉन्सेप्ट लिए थे तो वहाँ पर भी हम मधुबनी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्लासेस नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा। सीटेट स्पेशल में भी इसकी क्लास है, और एनसीईआरटी की बेस में हम किए थे उसमें भी इसकी क्लास बताई गई, समझाया गया मधुबनी को डिटेल से। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पर्यावरण के महत्व से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से पर्यावरण के महत्व से संबंधित कौन सा नहीं? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पर्यावरण के महत्व से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है कि अन्वेषण में संलग्न और प्रायोगिक गतिविधि। सेकेंड ऑप्शन कहता है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों को स्थापित करता और समझता है। जो ईवीएस होता है, पर्यावरण का जो होता है, वो क्या यहाँ पर पूछा क्या है? संबंधित नहीं की बात की गई। ईवीएस से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है? थर्ड ऑप्शन क्या है? अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सभी परिभाषाओं और अवधारणाओं को सीखने में सहायता करता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट ऑप्शन? बताइए, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्यों होगा बताइए, क्यों होगा आपका राइट ऑप्शन सी? क्योंकि बात जो पर्यावरण महत्व की जा रही है, पर्यावरण महत्व की बात की जा रही है ना। तो अन्वेषण में तो आपको मालूम है कि ईवीएस में कराया जाता है, जांच कराया जाता है, खोज कराया जाता है। अन्वेषण क्या है? एक तरह से खोज है अपने में, तो खोज तो अच्छी बात है, महत्व तो है उसका, और पर्यावरण संबंधित भी है। वो पर्यावरण में अपन खोज करके ही बताते हैं कि बच्चे को क्या करते हैं, जाओ समूह में सीखिए। आप पेड़ पौधों से रिलेट करके सिखाते हैं, तो अन्वेषण खोजबीन करके भी सिखा रहे। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों को भी स्थापित करती है, ये भी सही बात है। क्लासेस में हम बता रहे हैं, लेकिन हम रिलेट कहाँ करते हैं? बाहरी दुनिया से, बाहर दुनिया से भी रिलेट करके हम बताते हैं। समाज से रिलेटिव एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। सांस्कृतिक वातावरण से भी हम रिलेट करके बताते हैं। जैसे अभी हमने सांस्कृतिक, कहाँ की संस्कृति है? मधुबनी, ये बिहार से रिलेटिव है, वहाँ की पेंटिंग भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ईवीएस सभी से कनेक्ट करके रखा है ना। हमको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में नहीं फोकस किया कि हमें सिर्फ साइंस बता रहा है ये,
नहीं, ये सभी चीजों को रिलेट करके बता रहा है ना। तो राइट ऑप्शन क्या, अब यहाँ पर हो क्या नहीं रहा, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सभी परिभाषाओं, देखिए परिभाषाओं की बात की गई है तो आपको निगेटिव टर्म से, ये परिभाषाओं की बात की गई, अवधारणाओं की बात की गई है, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, है ना। तो यही क्या हो जाएगा, संबंधित नहीं है ईवीएस से, तो यही आपका सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा यहाँ पर, है ना। क्योंकि आपको ईवीएस जो है परिभाषाओं पर बल नहीं देता, अंकों पर बल नहीं देता, वो खोजबीन पर बात करता है, वो संस्कृतियों की बात करता है, वो कनेक्ट सोशल लोगों को जोड़ने की बात करता है, इस सबसे संबंधित वो ईवीएस हमको बताता है। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। ईवीएस शिक्षण में ऑडियो विजुअल सहायक सामग्रियां निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती हैं। ईवीएस शिक्षण हो या हिंदी पेडागॉजी हो, जिसमें भी ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री जो होती हैं, दृश्य शब्द सामग्री, तो इनको जो हम सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, तो इनको उपयोग करने का या इनका उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती, कौन सा उद्देश्य प्राप्त करने में ये हमको सहायक सामग्रियां मदद करती हैं, बताइएगा। क्या केवल संज्ञानात्मक में मदद करती है, या केवल प्रभावशाली में मदद करती हैं, या संज्ञानात्मक, प्रभावशाली और मनोप्रेरक में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। जो हम ऑडियो विजुअल का प्रयोग हम करते हैं शिक्षण सामग्रियों का टीचिंग में, ईवीएस में, तो हम क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो हमको कहाँ कहाँ मदद करती है ये उद्देश्य को प्राप्त करने में। तो केवल संज्ञानात्मक होगा, या प्रभावशाली होगा, या ऑप्शन नंबर सी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आपका दृश्य और शब्द सामग्री होता है, संज्ञानात्मक चीजों को आपको, जैसे आपने विजुअल तरीके से दिखाया, दृश्य दिखाया, आपने सुनाया, ऑडियो सुनाया, ठीक है, लेकिन उसी चीज को आपने विजुअल भी किया, दिखाया भी, दृश्य भी दिखाया, तो बच्चा क्या हुआ, कॉग्निटिव चीजों को सोचेगा, देखेगा, ऑब्जर्व, जब वो चीजों को प्रत्यक्ष देखेगा तो उसके मस्तिष्क में बात सोचने की, विचार करने के उसको फोकस होगा, उसका मन करे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, जब चीजों को क्योंकि खुद ही देख रहा है वो, है ना, तो क्यों हुआ, वो रीजन वहां पर पता करेगा। तो वो संज्ञानात्मक, हाँ संज्ञान, मानसिक संरचना से रिलेटिव इसका यहाँ पर डेफिनेशन जाती है। प्रभावशाली, वो इफेक्टिव होगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों ऑडियो और विजुअल दोनों इफेक्टिव होगा आपकी क्लास के लिए। मनोप्रेरक भी होगा, मन को भी एक तरह से, मन को जोड़ के रखेगा आपको क्लासेस में, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। शेयर करते रहिएगा आप लोग, शेयर करने बिल्कुल आपको चूक नहीं करनी है, ईमानदारी से शेयर करना है, मेहनत को अब यहाँ पर लग रही है तो आप लोग को ध्यान रखना है, कोई यहाँ पर क्लासेस का पैसे नहीं लिए, निःशुल्क क्लासेस है, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि सभी को शेयर कर सकते हैं, है ना, सभी को जोड़ सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप सब सहयोग जरूर करेंगे। चलिए तो बात करती हूँ अपने क्वेश्चन की, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, तो क्योंकि आप एक फैमिली हैं, तो फैमिली से तो मैं तो कहूँगी, आप रोकें या ना रोकें, है ना, तो मैं तो कहूँगी कि आप शेयर कीजिए, और करते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं करते, करते भी हैं, लेकिन याद दिलाना मेरा दायित्व है, फर्ज है ना। तो चलिए तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ कि अध्ययन का थॉर्नडाइक सिद्धांत है, थॉर्नडाइक जी का, यहाँ पर ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक जी का है, क्या समानता का सिद्धांत है, या प्रभाव का सिद्धांत है, या निकटता का सिद्धांत है, या सापेक्षता का सिद्धांत है, बताइए। यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो थॉर्नडाइक जी की थ्योरी से लिया गया है, बताइए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रभाव का सिद्धांत, अब बताइए प्रभाव का सिद्धांत क्या बताता है। देखिए प्रभाव का सिद्धांत ये बताता है कि आप जैसे क्लासेस में हम पढ़ा रहे हैं ना, आप चीजों कितना भी पढ़ लेंगे, आज आपने क्लास देख ली, कल की भी आप क्लास देख लिए, प्रीवियस आप क्लास देख लिए, लेकिन आपको चीज जो इफेक्टिव लगे एग्जाम के टाइम पर हो या अभी हो, आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ोगे दोबारा, रिवीजन। आज तो आपने क्लास देख लिया, लेकिन रिवीजन आप उन्हीं चीज़ों को करोगे, उन्हीं सब्जेक्टों को करोगे जो आपको इफेक्ट, आपको आएगी जो चीज़ें, नॉलेज आएंगी, मतलब समझ पाओगे इन चीज़ों को, जो आपको प्रभाव करेंगी। और जो आपके मन नहीं लगेगी जिस सब्जेक्ट में, तो उसको आप रिवीजन नहीं करोगे, उन्हें आप दोबारा पलट करके नहीं देखोगे, है ना। तो इन्होंने बात की, थॉर्नडाइक जी ने जो सिद्धांतों की बात की, प्रभाव का सिद्धांत पर बात किए हैं, तत्परता का सिद्धांत इन्होंने बात किए हैं, अभ्यास के सिद्धांत भी इन्होंने बात किए हैं, प्रभाव का सिद्धांत तो बता ही चुकी हूँ। तत्परता का मतलब है कि अगर आप कोई चीज के लिए सीखने को तत्पर हो, खुद तो आपका स्वयं मन है, करने का रुचि है, इंटरेस्ट है, तभी आप कोई चीजों को तत्पर होकर कार्य करोगे, है ना, वरना आपको कोई जबरदस्ती यहाँ पर नहीं बैठा सकता। बात आएगी अभ्यास की, तो अभ्यास में यह होता है कि चीज़ों को आप बार बार रिपीट करते रहोगे, तो यहाँ पर चीज़ें आपको और भी ज़्यादा वहाँ पर प्रैक्टिकली हो जाओगे, चीज़ों को और भी ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। तो इन्होंने इस सिद्धांत पर बात की है, तीन जो उनके हैं प्रमुख, क्योंकि सिद्धांतों से इनको क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, तो उन्हें बात क्या, क्वेश्चन क्या बनता है कि थॉर्नडाइक जी के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, और गौण सिद्धांत जो उनके छोटे सिद्धांत हैं जो प्रमुख नहीं है, तो वो 5 है, जो गौण सिद्धांत है वो 5 है, और जो प्रमुख है वो आपके 3 है ना।
वो आपके 3 है। थॉर्नडाइक की थ्योरी आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम साथ में पढ़ेंगे। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज अपना विकास और प्रगति, समाज अपना विकास और प्रगति कहाँ से शुरू करता है? बताइए, आंसर कीजिए कि समाज जो है अपना विकास और प्रगति कहाँ से शुरू करता है? क्या परिवार से करता है, या विद्यालय से करता है, या खेल के मैदान से करता है, या उपयुक्त सभी? किससे करता है? खेल के मैदान, या विद्यालय, या परिवार? बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई थिंक सभी से बन जाना चाहिए और किसी गलत भी नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए, तो कहाँ से स्टार्ट करता है? प्रगति कहाँ से शुरू होती है? किसी भी व्यक्ति की परिवार से होती है। किससे होती है? परिवार से होती है ना। वृद्धि हो, विकास हो, कोई भी चीज़ सीखने की बात हो तो कहाँ से प्रारंभ होता है? भाषा का विकास हो, जिस भी चीज़ का विकास हो तो आपके कहाँ से स्टार्ट होगा? आपके परिवार से होगा, है ना, आपके परिवार से होगा। विद्यालय से भी किसी न किसी चीज़ का विकास होता है, लेकिन जब प्रारंभ प्रगति शुरू की बात की जाएगी तो वो आपके परिवार से भी की जाएगी, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसे खेल का मैदान है, यहाँ आपका संज्ञानात्मक भी, आपको चीज़ों को चीज़ें चीटिंग नहीं करना है ना। आपको कितने रन बने, आपको प्रैक्टिकली जल्दी दौड़ना है, कितने टाइम पे आपको आउट हो सकते, कितने टाइम पे नहीं हो सकते हो, तो आप इन चीज़ों को वहाँ पर ऑब्जर्व करते हो। कहाँ पर? खेल के मैदान पर। विद्यालय में सहपाठी के रूप में आपको नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सब कुछ वहाँ पर होता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है? परिवार से होता है ना। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? बताइए, सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर करें कि पृथ्वी क्या बर्फ से ढकी हुई है, या पृथ्वी सतह का या 71% जल से घिरा हुआ है, या पृथ्वी रेत से ढकी है, या पृथ्वी हरे जंगलों से ढकी हुई है? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बताइए, नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? बताइए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं कि बर्फ से ढकी हुई है। पृथ्वी रेत से ढकी, ये भी नहीं है आपका। पृथ्वी हरे जंगलों से ढकी हुई है, हरे जंगल हैं पृथ्वी पर, लेकिन ढकी नहीं हुई है ना। और नीला ग्रह, क्योंकि बात यहाँ पर नीला ग्रह की, नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 71% जल है। यहाँ पर पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर यहाँ पर 71% क्या है? जल है। ये जलों से ये भाग यहाँ पर घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, साइंस के पार्ट में आपके ब्रह्मांड से भी बनते हैं क्वेश्चन, ग्रहों से बनते हैं, उपग्रहों से बनते हैं, आपसे यहाँ पर जो भी साइंटिस्ट हैं, खोज करता है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 2-4 नंबर आप 1 या 2 नंबर करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ईवीएस में पेडागॉजी साथ में पढ़ ही रहे हैं, कंटेंट पार्ट भी पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप देखते रहिए क्वेश्चन जहाँ से मैं कराती हूँ उन्हीं से रिलेटिव आप भी और भी ब्रॉड चीज़ों को पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कहती बस इसी को पढ़ो, टोटल पढ़िए इसको, इसके साथ साथ भी और भी आप कंटेंट करते रहिए। लेकिन हाँ, ये भी आपको दावा करती हूँ, अगर आप डेली कंटिन्यू क्लासेस देखते रहेंगे तो आपका 30, अगर 30 पार्ट है, 30 नंबर हैं आपके, तो 25 या 28 आपको दिलाएंगे। हाँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको बताई हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको दोनों पढ़ाई करनी है। मैं आपको बिल्कुल सजेशन नहीं देती कि ऑनलाइन आप 24 घंटे पढ़ाई कीजिए। आप कुछ टाइम ऑनलाइन के लिए रखिए तो कुछ टाइम ऑफलाइन के लिए रखिए, है ना। जीवन में दोनों महत्व है, किसी एक पर आपको चल करके नहीं चलना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो बात करती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से द्रव्य की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है? द्रव्य की ऐसी कौन सी अवस्था होती है कि जिसका कोई निश्चित आकार व आयतन नहीं होता है? बताइए, क्या ठोस होता है, या द्रव होता है, या गैस होता है, परमाणु होता है? बताइए। जैसे यहाँ पर पदार्थ होना चाहिए, पदार्थ किसी कौन सी अवस्था जिसका कोई निश्चित आकार व आयतन नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? बताइए। यहाँ पर पदार्थ होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा? बताइए, पदार्थ किसी कौन सी अवस्था, निम्न में से कौन सी ऐसी अवस्था जिसका कोई निश्चित आकार व आयतन नहीं होता है? क्या ठोस होगा, या द्रव होगा, या गैस होगा, परमाणु होगा? बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए। गैस हो जाएगा, है ना, क्योंकि गैस से कोई निश्चित आकार व आयतन नहीं होता है। बाकी ठोस का भी होता है,
चाहे वो बिल्कुल आकार ही बिल्कुल गोलाकार ना हो, लेकिन कोई ना कोई आकार उसका भी होता है। द्रव्य का भी होता है, परमाणु का भी थोड़ा बहुत होता है। गैस का यहाँ पर कोई भी आकार, निश्चित आकार वाता नहीं होता है ना। गैस हो गई, हवा हो गई, इन सबको कोई निश्चित आकार आयतन नहीं होता है, ना ही इन्हें आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये आज हमने ये कुछ क्वेश्चन पढ़े। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज शायद इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। आई थिंक 4 क्वेश्चन आपके छूटे हैं। 25 का था यहाँ पर, तो 21 ही क्वेश्चन आपके हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप रिपीट करते रहिए। थोड़ा 2 मिनट बात करती हूँ आपसे तो अच्छा लगता है, क्योंकि आप फैमिली मेम्बर हो हमारे, है ना। बात करते तो मुझे भी अच्छा लगता है, और आप सबकी यहाँ से कंटेंट रिलेटिव बात करती हूँ। तो बात करती हूँ यहाँ पर कि आपने जो तैयारी स्टार्ट की है, ठीक, आप तैयारी डेली यहाँ पर क्लासेस लेते हैं, क्लासेस डेली लीजिए, रिवीजन कीजिए। प्लेलिस्ट में जो क्लासेस डली हुए हैं वहाँ से रिवीजन कीजिए। आप PDF प्रोवाइड करा कर PDF देखिए, किस डेट की है, आप तुरंत क्लासेस ओपन कीजिए, क्लासेस देखिए। और बात रही हिंदी की, EVS चल रहा है, हिंदी चल रही है, मैथ भी चल रही है। मैथ कंटेंट पास करा दिया गया है। तो 11 बजे रात्रि में 11 बजे आपकी डेली मैथ की क्लास रहती है। तो मैथ की क्लास भी आप इंजॉय कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जैसा लेकर के आते हैं, तो आप डेली कंटेंट देखिए। वहाँ पर नहीं देख पाते बाद में देखिए, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लाइव क्लास देखिए आप, है ना। अगर टाइमिंग का इशू होगा मैथ्स का, तो हम टाइमिंग चेंज कर देंगे, कि थोड़ा ज़्यादा रात्रि हो जाती है, मानती हूँ। तो आप सब कहेंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा, है ना। कोई फिक्स टाइम नहीं कर दिया गया है अभी। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको रिवीजन करना है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ तैयारी पे लगाना है ना। तो आप रिजल्ट की टेंशन बहुत सारे फ्रेंड्सों को मुझे मालूम है कि हो रही होगी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ अधूरा रह गया था उसमें, तो इसलिए नहीं हमको, क्योंकि बाकी विनर्स हमको मिल गए हैं, जो लकी ड्रा है हमारे वो मिल गए हैं। नाम सीक्रेट है, कल आपको सारी डिटेल में उनकी जानकारी मिल जाएगी। उनका सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिल पाया था, इसलिए हम नहीं दे पाए आज आपको। कल आपको दे देंगे। और टेक्निकल में थोड़ा प्रॉब्लम थी, भैया जो थे टेक्निकल वाले वो आ नहीं पाए थे, जन्माष्टमी के कारण वो, है ना, फंसे हुए थे लॉकडाउन में भी, तो वो नहीं आ पाए हैं। तो कल सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। वीडियो के तहत एक आपको अलग से वीडियो रहेगा, आप उसे आसानी से, हम आपको टाइम बता दें किस टाइम पर वो वीडियो रिलीज होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी नेक्स्ट संडे को तैयार रहेंगे, है ना। कल आपको वीडियो मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा, सभी को शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, C हो जाता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।